अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्कर्दू में है मेरा दूसरा दिन। सुबह सवेरे नाश्ता कर लिया है और मैं जा रहा हूँ आज बाशू वैली एक्सप्लोर करने। Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. अगर मैं कल के दिन की बात करूँ तो स्कर्दू में मेरा पहला दिन बहुत औसम गुजरा है। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं अपने गुजरे हुए दिन में अपने जज्बात का इजहार आप लोगों के साथ कैसे करूं। स्कर्दू शहर को ज़मीन पर अगर जन्नत कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। स्कर्दू को गिलगित बल्तिस्तान का अगर दिल कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ के पहाड़ों से मोहब्बत हो जाती है। आपको यहाँ पे आलूदगी से पाक साफ शफाफ ताज़ा हवा मिलती है जो शहर के शोर शराबे में बिल्कुल आपको मुयस्सर नहीं है। It's getting hard to talk to you. ये शहर भी कमाल का है। कहीं आपको खुश्क और पथरीले पहाड़ मिलेंगे तो कहीं ये पहाड़ सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. स्कर्दू शहर को जगलोट से जोड़ने के लिए दरिया सिंध पर मौजूद ये पुल शायद कुछ अर्सा पहले ही बना है। Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we जगलोट रोड भी नया ही बना है जिससे टूरिस्ट की आमदोरफ्त में बड़ी आसानी हुई है। This life is all we know. I can't stay if you can't let it go. इस रोड के साथ साथ दरिया सिंध सांप की तरह बल खाता चलता है। कहीं कहीं ये दरिया बड़ा पुरसुकून होता है तो कुछ मकामात पर यह दरिया उतना ही खतरनाक हो जाता है। रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके बस कुछ देर ये खौफनाक मंजर मैं देख सका। इससे ज़्यादा देर मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं थी। बाशू जाने के लिए आपको स्कर्दू जगलोट रोड पर तकरीबन आधा घंटा ड्राइव करना पड़ता है और उसके बाद आप जी पॉइंट पर पहुंचते हैं। और जी पॉइंट से आगे फिर रास्ता ऑफ रोड है। यहाँ पर 4x4 गाड़ियाँ ही जाती हैं। छोटी गाड़ियाँ बहुत मुश्किल है उनके लिए जाना। अच्छा जी पॉइंट पर पहुँच गया हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब ड्राइवर आज़ाद से पूछा कि वो कितना चार्ज करेंगे ऊपर बाशू तक जाने के लिए तो सबके तकरीबन सेम रेट थे। और आपको यहाँ से बाशू लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपका वेट करेंगे और शाम को फिर आपको वापस ले आएंगे अगर आपने रात स्टे नहीं करना। इस बोर्ड के मुताबिक मैं इस वक्त रावलपिंडी शहर से तकरीबन 606 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ पे मेरा ये सफ़र शुरू होता है। मेन रोड को छोड़कर हम नीचे लिंक रोड पर आ गए हैं और यहाँ से आगे हमारा ऑफ रोड एडवेंचर स्टार्ट होता है। वो वहाँ ऊपर कहीं बाशू वैली है पहाड़ों के दरमियान। इन रास्तों पर जीप चलाने के लिए आपके पास ठीक ठाक महारत होनी चाहिए। ऑफ रोड स्टार्ट होता है तो ये रास्ता इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं लगता, ना ही ज़्यादा बम्पी है ना पथरीला है और साथ साथ रियासिन चलता है। बाशू साइड पर इंटर होने के लिए हमें दरिया सिंध अबूर करना पड़ेगा और दरिया सिंध अबूर करने के लिए यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज मौजूद है। मजबूत लकड़ी का बना हुआ ये ब्रिज है जिसे तारों ने थामा हुआ है। ये ब्रिज देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसे क्रॉस करते वक्त उतना ही ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ के ड्राइवर हज़रात अच्छी खासी महारत रखते हैं। उनका डेली का काम है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती।
पुल क्रॉस करते हुए ग्लेशियर से आता हुआ पानी जब दरिया सिंध में गिरता है तो उसका शोर साफ सुनाई देता है। बाशू वैली तकरीबन स्कर्दू शहर से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद ऑफ रोड ड्राइव है और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए 4x4 जीप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो मैंने अब तक की वीडियोस देखी हैं, जो सुना है, देखा है, पढ़ा है, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। और ये सतह समंदर से तकरीबन 3200 मीटर यानी 10,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। गपशप करते हुए ड्राइवर भाई ने बताया कि हम सब ड्राइवर्स यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कोई भी ड्राइवर अपनी टर्न से पहले किसी टूरिस्ट को डील नहीं कर सकता और ना ही उससे एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल कर सकता है। इन लोगों ने यहाँ पर बाशू जाने के लिए चार्जेस फिक्स कर रखे हैं जो कि 10,000 के आसपास ही हैं। कहीं कहीं ये रास्ता पथरीला और बम्पी हो जाता है जिससे आपको गुमान होता है कहीं मेरी कोई पसली या हड्डी टूट तो नहीं गई। आम अगर सुबह जो नाश्ता किया था वो मुकम्मल तौर पर हज़म हो चुका है। रास्ते में एक खूबसूरत व्यू पॉइंट आया तो कुछ देर यहाँ जीप रोकर कुदरत के नज़ारे किया और नेचर को एंजॉय किया। ग्लेशियर के साफ शफाफ पानी की आवाज़ बड़ा सुकून देती है। इन रास्तों की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रोड के दोनों जानब लगे हुए ये दरख्त रास्ते की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, ट्रैवल के दौरान अगर आपको खाने पीने की आदत है तो आते हुए आप पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स और लेज़ वगैरह साथ लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर शॉप्स तकरीबन ना होने के बराबर है। बाशू मेडोज़ पहुँचने पर आपको शॉप्स वगैरह बिल्कुल मिल जाती हैं, लेकिन रास्ते में शॉप्स तकरीबन ना होने के बराबर में बहुत कम है। इस पूरे रास्ते में मुझे एक ही शॉप मिली थी जहाँ से मैंने पानी की बोतल ली। इस पूरे रास्ते में मुझे 1-2 शॉप्स ही नज़र आई हैं जिनके पास लिमिटेड सा सामान है खाने पीने का। इसलिए अगर आप आते हुए अपना सामान साथ लेकर आएँ तो वो बहुत बेहतर और अच्छी बात है। रास्ते में मौजूद इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। ये वही ग्लेशियर्स का पानी है जो नीचे दरिया सिंध में जाके गिर रहा है। ब्रिज क्रॉस करते ही दाएं जानिब एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट है। आप चाहें तो यहाँ रुककर चाय वगैरह पी सकते हैं, पकोड़े वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी थी पहुँचने की तो हम रुके नहीं हैं यहाँ पर। دیدم چهره‌ات را در خیالم می رخت ماه بود و چشمانت ستاره، رخت ماه بود و چشمانت ستاره. अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच गए हैं बाशू मेडोज़
और 1-1.5 घंटा चैलेंजेस से भरपूर सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँचने पे आपको गुमान होता है, ऐसा लगता है कि ये ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, बादलों में छुपे हुए पहाड़ और पहाड़ों पे पड़ती हुई बर्फ़, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इस ब्यूटी को कैसे बयान करूँ। मुझे देखकर यहाँ पर ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने इस सारी जगह को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बड़ी सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोग वैसे ही बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, आपसे बहुत प्यार करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आप सदियों बिछड़े रिश्तेदारों के पास आ गए हैं। यहाँ पर मुझे एक भाई मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आए आपको कुदरती फ्रिज दिखाते हैं, जहाँ पर 10-10 दिन तक सब्जियाँ पड़ी रहें तो वो ख़राब नहीं होती। जीप खड़ी करने के बाद मैंने ये सोचा कि नेचर को फील करने के लिए थोड़ी सी वॉक करते हैं। वॉक करते हुए मुझे यहाँ पर डस्टबिन मिली जो खुद हाथों से बनाई गई थी, सिर्फ़ इसलिए कि यहाँ पर कचरा ना फैलाएं। तो जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उन सबसे ये गुजारिश है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं इन लोगों ने बना के, जितना भी गार्बेज वगैरह है वो आप डस्टबिन में ही फेंकें। बाशू वैली के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इतना सफ़र ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे रात रुकना चाहिए। रात रुकने के लिए यहाँ पर कैंपिंग की सहूलत मौजूद है जो बहुत माकूल पैसों में है। ये लोग आपसे 1500 से 2000 रुपये तक चार्ज करेंगे और आपको यहाँ पर टेंट वगैरह मिल जाते हैं। हॉर्स राइडिंग में मुझे ख़ास महारत हासिल नहीं है, लेकिन 1 घंटा मैंने हॉर्स राइडिंग की है और 1 घंटा हॉर्स राइडिंग करने के इवज़ मैंने सिर्फ 500 रुपये पे किए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कितना कम चार्ज करते हैं, शायद इसलिए कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट हों और यहाँ पर ज़्यादा सारे लोग आएँ। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ पे जो सुकून मैंने महसूस किया, शायद वो मैं पहले कभी भी नहीं महसूस कर सका। इसीलिए ये जगह मेरी फेवरेट जगहों में से एक रहने वाली है।
साहिबो वहाचन मोए तापुकाए जाय कुर्नसुहो साहिबो क्या कर चरसबायत लोलनाए जाय कुर्नसुहो साहिबो साहिबो हाजाई कुर्नसुहो साहिबो साहिबो बहचने माए जाय कुर्नसुहो मेरा बार बार यहाँ के लोगों की तारीफ़ करने को दिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वैली में सब लोगों ने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और मिलजुल कर कारोबार कर रहे हैं। खाना बड़े माकूल पैसों में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। आज दूसरे दिन का व्लॉग मेरा यहाँ ख़त्म होता है और अब मैं वापसी के लिए निकल रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको अपने तीसरे दिन के बारे में बताऊँगा। Yusuf banitz drag dal salas